स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे विज्ञान जो साइंस है आपका, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आप लोगों को हम यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट, लेकिन जो MCQ है और लॉन्ग वाले प्रश्न है वो दोनों हम बता रहे हैं आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके परीक्षा में जो हम प्रश्न बता रहे हैं इसी के अंदर से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। आप लोग सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं, एक और काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो लोगों के पास रीच पहुंच जाता है, रीच बढ़ता है। थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो समान पर ये प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में, मतलब कि उत्तल लेंस को समझिएगा, कौन सी लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में किस जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे वस्तु को कि एक जैसा, जितना बड़ा रखेंगे उतना आकार उसमें दिखे, ठीक है। तो ये कहाँ पे, तो जब हम लोग फोकस दूरी यहाँ पे जो इसको हम लोग रखेंगे लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे। कहाँ पे, जो लेंस का मुख्य फोकस है, मतलब कि जैसे कि लेंस में होता है ना कि F1 to F1 या F1 F2 जो होता है, बस वहीं पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। F1 के ऊपर रखेंगे, तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। और चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मतलब ध्रुव समझ रहे हैं ना आप। अगर कोई हम लोग यहाँ पे जो आपका P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, या वो और C को मिलाने वाली रेखा को, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें तो समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, बट वहाँ पे अवतल दर्पण सही होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा, अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, है ना। हाँ चलिए, दिया हुआ अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो आपका जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा ऋणात्मक होती है। किसमें होती है, ऋणात्मक, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। मतलब कि एक अवतल दर्पण है, उस दर्पण में वस्तु जो है उसकी जो परछाई बनेगा, बिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो लास्ट वाला एप्लीकेशन जैसे कि आप लोग याद किए होंगे, देखेंगे उसमें क्या था कि जब P तथा F के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बिंब प्रतिबिंब बनेगा और वो आभासीय होता है ना। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर P सही, मतलब कि C सही हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो आपके आंख में है वो रंगीन भाग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका, ठीक है बाबू लोग। चलो आगे देखो, दिया हुआ है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो एक नॉर्मल जो आदमी का जो देखने की क्षमता होती है उसकी क्या दूरबिंदु क्या होती है, तो नॉर्मल जो होता है वो जो होंगे सामान्य नेत्र का दूरबिंदु तो वो अनंत तक देख सकता है, ठीक है। लेकिन निकटतम बिंदु तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कह रहा है, तो दूरबिंदु मतलब दूर तक कहाँ तक देख सकता है, तो वो आपका अनंत तक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का जो लगभग टाइमिंग होता है, मतलब ये क्या कह रहा है, देखो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब सूरज आपको दिख गया, आकाश में वो निकल गया या फिर मतलब कि दिखना चालू हो गया, लेकिन धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उसकी प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा या कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि 2 मिनट का होता है। कितना का होता है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का होता है, ठीक। आगे देखो, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से वो जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, तो 3 प्रकार के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन, 0.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और 0.19 इलेक्ट्रॉन। देखिए बता दें कि यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है। जैसे कि 3 ऑप्शन आप देखें, तीनों में से सही नहीं है। क्यों, इसका कितना होता है, तो 1 कूलम आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 ×
10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें तो इस जगह पे एक तो मिसिंग है, ये तब ये सही होगा, या फिर इस जगह पे 0 ये हटेगा, डेसिमल हटेगा, तब सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सही आंसर ये वाला लिख के रख लीजिए। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा कम जूम करते हैं, अब दिखेगा। दिया हुआ यदि प्रतिरोध 2 गुनी कर दी जाए, मतलब क्या कर रहा है, प्रतिरोध को, किसको 2 गुनी कर रहा है, प्रतिरोध को 2 गुनी कर दी जाए, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आधी हो जाएगी। क्या होगा? आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे ना आप क्या बात है, यहाँ पे आधी हो जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति के बारे में बात कह रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। ठीक, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से अपघटित होने वाले, जैसे कि विघटन वाले जो आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में, है ना, उसमें क्या था कि AgCl में जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो क्या कहते हैं, विभाजित हो जाती है ना, वियोजित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है, मतलब खींच रहा है, ऊर्जा को खींचता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्माशोषी। जो ऊर्जा को लेता है ऊष्माशोषी, ऊर्जा को देता है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माशोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल को उसने क्या किया? नीला कर दिया। तो वह विलयन, मतलब कि वह विलयन है, तो वह विलयन क्या होगा? तो लाल को जब वो नीला कर दे तो वो क्षारकीय की प्रकृति दर्शाता है। इसका क्षारकीय की प्रकृति दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए, दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अगर लिखा हुआ होता तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाते, लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लगा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय होती है या फिर लवणीय। ठीक है, लेकिन अधिकतर अम्लीय ही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। तो जो अम्ल है जब जलीय विलयन में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के टेम्परेचर, कमरा के तापमान पर एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे Fe दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, Ca दिया हुआ है, तो ये चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक धातु जो है वो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इस जगह पे थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ पे Hg होगा, पारा। ठीक है, Ag नहीं। ठीक, क्या होगा? Hg होगा। ठीक है बाबू लोग, चलो आगे देखो, Hg आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु। तो चाकू से किसको आसानी से काटा जाता है? तो चाकू से काटे जाने वाले धातु जो हैं वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी नॉर्मल होते हैं, इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है सीसा एवं टीना के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। निम्न में से अल्कोहल परिकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है? तो निम्न में से अल्कोहल परिकार्यात्मक समूह का एक सूत्र होता है, वो सूत्र कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ये वो H जो है ये आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया हुआ ये दोनों होगा। अल्कोहल परिकार्यात्मक समूह का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये जब लास्ट में लगे रहे या कहीं भी लगे रहे तो आप वो कह सकते हैं कि अल्कोहल परिकार्यात्मक समूह का ये रूप है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो आधुनिक, अभी जो वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आवर्त की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। और समूह की संख्या 18। ठीक, एक कोशिकीय जंतु आप बताइए जो इसमें से कौन होगा? तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, आगे देखिए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? वो 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कितना है बाबू लोग? 3 होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है।
कौन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप लोग 9 क्लास में ही पढ़े होंगे कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग वाला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लॉन्ग वाला प्रश्न है, इसमें बहुत सारे VVI प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो हमारा लाइक से वीडियो लोगों के पास थोड़ा सा रिटेक्शन बढ़ता है, लोगों के पास रीच पहुंचता है। थोड़ा सा वीडियो को आप जरूर लाइक कर देगा। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा में। या लग रहा है इस तरह से कि यही प्रश्न जो है 5 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। एकदम 90% आप कह दीजिए कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, आप लास्ट तक देखिएगा। और देखिए आप ये सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग करना चाहेंगे तो खुद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं जानते तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आप लोग को पता है तो ठीक है। चलिए, ओम के नियम को लिखें और सत्यापित करें। ये जो है ओम के नियम को लिखना और सत्यापित करना, तो इसको देखिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखिए ओम के नियम, नियत ताप पर किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे V अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है, जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो इसके जब बराबर यहाँ पे देंगे, इसके बदले में यहाँ पे एक आपका प्रतिरोध R आ गया। और जब R को जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर V/I निकल के आएगा। ठीक है, जहाँ पे V जो है विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। ठीक है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे सत्यापित करने की बात है तो देखिए सत्यापित इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि एक, देखिए सबसे पहले हम लोग अपने जहाँ तक हो सका हम अपने भाषा में लिखने का प्रयास किए, क्योंकि आपके परीक्षा में बोला जाता है कि अपने भाषा में लिखिए। ठीक है, आप लोग अपने भाषा से सॉल्यूशन इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सत्यापन, एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। जो जैसे कि एक विद्युत परिपथ हम लोग तैयार किए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, जिसमें सेल स्विच, देखिए सेल स्विच विभवांतर, और यहाँ पे धारा मीटर को, ये मीटर भी लगा देते हैं धारा को मापने के लिए। ठीक है, इस जगह पे प्रतिरोध भी लगा दिए हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कर दिए, एक विद्युत परिपथ तैयार कर दिए। उसके बाद एक सेल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक सेल लेंगे, एक सेल लिए, एक सेल पहले जोड़ें, एक सेल लेते हैं, स्विच को हम लोग ऑन कर दिए, दबा दिए यहाँ पे। ऑन करने के करते हैं और धारा मापी से, अब यहाँ पे जो धारा मापने के लिए ये मीटर लगाए हैं, इससे धारा मापी से एवं विभवांतर का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? धारा मापी से 1 एम्पियर एवं विभवांतर से 1 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जब एक सेल दिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या 1 और 1 प्राप्त हुआ, V और ये में 1 प्राप्त हुआ। ठीक, उसी तरीके से सेम टू सेम जब हम लोग यह तरीका बार बार हम लोग दोहराते गए, ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक सेल लेते हैं स्विच ऑन किए, तो इस तरह से 2 सेल जोड़े। अब यहाँ पे हम लोग 2 सेल लगा दिए, तब जब 2 सेल लगाए तो 2 ये प्राप्त हुआ। ठीक है, और 2 भी प्राप्त हुआ। 3 सेल लगाए, 3 ये प्राप्त हुआ और 3 भी प्राप्त हुआ। ठीक है, पुनः ये करने से एक मान प्राप्त करते हैं। और अब ये क्या करते हैं, जब मान प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग एक सारणी में इकट्ठा कर दे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सारणी में इकट्ठा कर लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ सारणी में जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेंगे कि ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचे देखते हैं कि जो ग्राफ खींचा गया एक सरल रेखा है, और सरल रेखा यह दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि ओम के नियम सत्य। जब हम लोग ग्राफ ऐसे खींचे तो यहाँ पे 1 1 जब मिला, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो जब मिलाएंगे सही पॉइंट को तो क्या एक सीधा रेखा बन रहा है ना, और सीधा रेखा यह दर्शाएगा कि ओम के नियम सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ओम के नियम वाले प्रश्न को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 90% के आपके परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। अगर ये नहीं पूछा इससे तो एक और है जिसको हम लोग प्रतिरोध पासर क्रम कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में, पासर हो गया है, पासर नहीं आने वाले हैं, 90% चांस है कि पासर नहीं आएगा। जो श्रेणी क्रम है वो जो अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, वो भी सोल्यूशन को जरूर देखिएगा। इसमें देखिए, अगर इसी चैप्टर से एक और VVI प्रश्न है, क्योंकि ये और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यहाँ तक 2 सालों से ये प्रश्न को पूछा नहीं गया है। ठीक है, 4-5 साल ये प्रश्न पूछा गया, 2 साल से इसको नहीं पूछा गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ओम के नियम के तरह ही ये भी VVI है। तो देखिए अब प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। ठीक, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोधक 11 ओम प्राप्त हो। मतलब कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया हुआ, 3 को प्रतिरोधक है, तीनों को कैसे का जोड़ना है कि 11 प्राप्त हो जाए और 1 प्राप्त हो। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं हम, कैसन जोड़ी से तो नहीं जान। आगे देखिए, R1 जो दिया हुआ है, R1 जो दिया हुआ है वो 2 ओम, जैसे कि हम लोग यहाँ दिया हुआ। R2 जो दिया हुआ है 3 ओम और R3 दिया हुआ है 6 ओम। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा होता है बीच बीच में खोटा भाषा, अपना देहाती भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 6 ओम प्राप्त होता है।
ठीक, अब ये तीनों को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर लिए। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो प्रश्न, पहला प्रश्न बोला है कि 11 ओम प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 11 ओम। तो 11 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए 11 ओम होगा कैसे आएगा, तो जब हम लोग सभी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो सबका मान जोड़ देंगे, जैसे 3 और 2 5 और 6 11 हो गया। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सभी को किसमें करेंगे? सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर R बराबर R1 R2 R3 यहाँ पे जोड़ दिया। R1 कहते हैं 2 3 और 6, सभी को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है आप लोग, आगे देखो थोड़ा सा एक और देखो, यहाँ पे फिर कहता है कि हम लोगों को 1 ओम प्राप्त करना था। तो 1 ओम का प्राप्त करेंगे, तो अभी तो सभी को किसमें हम लोग जोड़े? पासर श्रेणी में जोड़े। अब ये सभी को पासर में जोड़ देंगे। पासर का फॉर्मूला क्या होता है? पासर का फॉर्मूला था 1/r बराबर 1/r1 प्लस r1/r2। इस तरह से स्टार जितना बढ़ता है उतना आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो दिया हुआ यहाँ पे हम लोग R1 2 है, R2 3, R3 6, इस तरह से हम लोग बैठा दिए। अब यहाँ पे ये सभी का जब LCM करेंगे तो 6 आएगा। अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे। अब भिन्न का जोड़ आप लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जब भिन्न को जोड़ बनाए तो यहाँ पे जब इससे भागा दिया 3 2 1 प्राप्त हुआ, जोड़ेंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ पे 6/6 जब इसको भागा देंगे तो 1। अब यहाँ पे दिया हुआ 1 और 1, तो R के सेमेंटर में कितना है? 1 है, इसीलिए यहाँ पे R बराबर 1 प्राप्त हो गया, जो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है आप लोग, ये हो गया। ये दोनों प्रश्न बहुत वीवीआई था, और भी बहुत सारे लॉन्ग प्रश्न का वीडियो देखिए, जैसे कि वीडियो लंबा होता जाएगा। ठीक है, सब वीडियो को जोड़ते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 15-16 मिनट का ही वीडियो बनाया जाए। और इसमें से आप लोगों को और भी जैसे कि और पार्ट बना हुआ है, उसको हम आप लोगों के बीच में अपलोड करना है, रिलीज करना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा सा लाइक तो आपका और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नया पार्ट लेकर। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।